तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ परिभाषाओं को कवर किया था। हमने समझा था कि क्या क्या होता है एक्चुअली में, निकाय क्या होता है, बिलगित निकाय क्या होता है, बहुत सारी चीजों को हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कुछ इस लेक्चर के अंदर हम कुछ परिभाषाओं को और समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि कल मैंने क्या है एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया था। मिस्टेक क्या था, वो वहां पर मैंने इसको, इस चैप्टर का नाम था रासायनिक बलगत लिख दिया था, लेकिन इसका नाम क्या है ऊष्मागत जिसमें मैंने आपको बोला भी था, लेकिन मैंने उसमें क्या है लिख थोड़ा गलत दिया था, वो मेरे दिमाग से आउट हो गया था। ठीक है, वो कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें बोला था आपको थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये तुम्हारा चैप्टर फिजिक्स में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स नाम से। ठीक है, तो दोनों चीजें लगभग सेम ही है। लगभग थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा केमिकल्स के थ्रू काम करने लग जाते हैं और उधर थोड़ा अपन फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें कुछ परिभाषाओं को और सीखेंगे। हाँ, तो देखो अब क्या है, कल हमने तुम्हारे निकाय वगैरह पढ़े थे, निकाय पढ़ा था। ठीक है, बिलगित निकाय क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है, खुला निकाय क्या होता है। तो आज इसके बारे में और कुछ परिभाषाओं को और पढ़ने वाले हैं। तो देखो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ठीक है, तो देखो निकाय का जब तुम्हारा क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कहलाता है। और तुम्हारे यहाँ पर जो ये अपने ऊष्मागतिकीय जो प्रक्रम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हम सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले। पहला है अपना समतापीय प्रक्रम। देखो, जब किसी भी निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस टाइम पर जब वो होता है परिवर्तन, तो उस टाइम पर जो उसका ताप है वो क्या होता है, एक स्थिर ताप होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारा निकाय का परिवर्तन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। क्लियर है। अब देखो समतापीय प्रक्रम जो होता है, तो समतापीय प्रक्रम में अपना टी जो होता है, टी कांस्टेंट होता है। समझे, मान चलो देखो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, देखो समझो, पहली बात मैं तुमको बता दूं कि एक्चुअली में हमारे क्या होता है, देखो ये डेल्टा जो टी है ये बताता है अपने टेम्परेचर की डिफरेंस को। ठीक है, जैसे मान चलो पहली कंडीशन पर मान चलो हमारा टेम्परेचर क्या था 1 और दूसरी पर हो गया 2, तो हम इनके डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे, T2 माइनस के T1। मतलब तुम्हारी अंतिम स्थिति माइनस की प्रथम स्थिति दिखाते हैं हम। ठीक है, तो अंतिम में तुम्हारा T2 और पहली में तुम्हारा था T1, तो इन T2 में से T1 घटाएंगे तो उसका डिफरेंस निकल जाएगा और इसी को हम बोलेंगे डेल्टा टी। क्लियर है ना। और ये तुम्हारा क्या होगा, जीरो। जीरो कैसे होगा, देखो इस टाइम पर दूसरी स्थिति पर भी तुम्हारा टेम्परेचर सेम था और पहली पर भी वही था, तो जो सेम था, मान चलो पहली स्थिति पर 5 था और दूसरी स्थिति पर भी 5 था, तो 5 माइनस के 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0। क्लियर है। दूसरी बात देखो, दाब तथा आयतन में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ हमारा कंडीशन किस पर डिपेंड कर रही है, ताप पर। तो हमारा ताप तो 0 होगा, लेकिन उसमें दाब है तथा तुम्हारा क्या है, जो दाब है तथा तुम्हारा आयतन है वो तुम्हारे परिवर्तित हो सकते हैं। क्लियर। तीसरी बात देखो, आदर्श गैसों के लिए ऊर्जा हमारी जो होती है डेल्टा ई। ठीक है, ये क्या होती है, 0। मतलब जैसे हम टेम्परेचर के लिए बात कर रहे थे, मान चलो एट ए टाइम तुम्हारी जो ऊर्जा थी, आंतरिक ऊर्जा, मान चलो वो तुम्हारी क्या थी, मान चलो कितनी भी किलो जूल में थी। ठीक है, या फिर जूल में थी। ठीक है, मान चलो 5 जूल थी। ठीक है, और सेकंड टाइम पर भी कितनी थी, 5 जूल। तो 5 माइनस के 5 जूल करूंगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, वहां पर ई इक्वल तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो जब हमारा डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा से, तो यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इसका कारण ये होता है कि तुम्हारे आदर्श गैसों की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखो अपने क्या है, समतापीय जो प्रक्रम होता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, निकाय तथा तुम्हारे परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको बताया था कि तुम्हारा परिवेश क्या होता है और निकाय क्या होता है। ठीक है, जिसमें तुमको बताया था, मान तो तुम्हारा ये क्या है, गिलास है, तो इसके अंदर क्या है, पानी। ठीक है, और ये बाहर वाला क्या, परिवेश। ठीक है, तो ये परिवेश और तुम्हारे अंदर वाला जो निकाय है, ठीक है, ये बाहर वाला ये परिवेश और इसका अंदर वाला निकाय। ठीक है, इन दोनों के बीच में तुम्हारा क्या होता है, मध्य तुम्हारे क्या, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तुमको पता है कि मैं तुमको बताया था कि तुम्हारे बंद सिस्टम में, ठीक है, यानी क्लोज सिस्टम में या फिर तुम्हारे ऊपर सिस्टम में क्या होता है, ऊष्मा बाहर आ भी सकती है और जा भी सकती है। ठीक है, ये तुमको बताया था मैंने, लेकिन विलगित निकाय में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो हमारा बंद निकाय जो होता था और खुला निकाय होता था, उन दोनों में ये सिचुएशन होती थी, बट लास्ट वाला जो था हमारा विलगित निकाय उसमें नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, परिवेश और तुम्हारे निकाय के मध्य में क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। क्योंकि तुम्हारे सामान्य अभिक्रियाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और 2 प्रकार कौन सी होती है, एक तुम्हारी होती है ऊष्मा क्षेपी और एक होती है तुम्हारी ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन करो, फिर उस टॉपिक में मूव करेंगे। क्लियर। हाँ, अब देखो उसमें क्या होती है, तुम्हारे समतापीय में 2 अभिक्रिया होती है। एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। अब देखो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, इसमें तुम्हारे परिवेश से जो निकाय है, निकाय की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब समझ रहे हो, देखो जैसे मैंने तुमको बताया था कि ये अपना क्या है, एक निकाय है, इसमें पानी भरा हुआ, समझ लो। सपोज जैसे समझने के लिए इसमें तुम्हारे परिवेश से जो निकाय है, देखो परिवेश से निकाय की ओर, मतलब देखो ये तो तुम्हारे क्या चारों ओर का क्या है, परिवेश है। ठीक है, तो इस परिवेश से जो ऊष्मा है उसका तुम्हारा स्थानांतरण कहाँ होगा, निकाय के अंदर। ठीक है, जबकि ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है,
जब तुम्हारे क्या है, ये निकाय है, निकाय से होता है परिवेश की तरफ, किधर, निकाय से परिवेश की तरफ, ठीक है। तो देखो तुम्हारे क्या है, परिवेश से निकाय की तरफ तो होता है तुम्हारे ऊष्मा शोषी के अंदर, क्योंकि तुम्हारी ये ऊष्मा का शोषण करता है, ठीक है, निकाय। जबकि यहाँ पर क्या होता है ऊष्मा क्षेपी में, इसमें तुम्हारे निकाय से परिवेश की ओर ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी ये खुले की तरह होता है, ठीक है, सॉरी तुम्हारा क्या है, खुला जो होता है निकाय, ठीक है, उसकी तरह। मतलब तुम्हारे क्या, जब तुम्हारा गिलास भरा हुआ है तो उसमें तुम्हारी जो ऊष्मा है वो बाहर तो निकलेगी ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी में तुम्हारे क्या होता है, निकाय से बाहर की ओर यानी परिवेश की ओर होता है तुम्हारा स्थानांतरण किसका, ऊष्मा का। जबकि तुम्हारा ऊष्मा शोषी में क्या होता है, परिवेश से निकाय की ओर होता है, ठीक है। अब देखो समदाबीय प्रक्रम, देखो समदाबीय प्रक्रम कोई तुम्हारा खास टॉपिक नहीं है, जैसे तुमने हमने पढ़ा था, सॉरी जैसे हमने पढ़ा था क्या नाम है, समतापीय प्रक्रम, ठीक है। देखो समतापीय में तुम्हारा क्या है, जो एक अवस्था से परिवर्तन तुम्हारे दूसरी अवस्था में होता था, तो वहां पर तुम्हारा क्या होता था, ताप समान हुआ करता था, ठीक है, या फिर स्थिर ताप हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्थिर दाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम्हारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है निकाय का, तो उस टाइम पर तुम्हारा दाब क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो ऐसा प्रक्रम हमारा समदाबीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं समदाबीय प्रक्रम जो होगा उसमें तुम्हारा पी क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा P2 माइनस के P1, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है ना। सॉरी, अब देखो खुले पात्र में, जैसे तुम्हारा कोई खुला पात्र होता है तो उसमें तुम्हारे जितने भी प्रक्रम होते हैं तो सब तुम्हारे कैसे होते हैं, समदाबीय प्रक्रम होते हैं, क्योंकि तुम्हारे उस टाइम पर जो दाब है वो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो वो तुम्हारा समान होता है। जैसे अभी हम खुले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 1 का यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसकी वजह से सारे जो तुम्हारे वो होंगे वो समतापीय प्रक्रम होंगे। तो देखो ताप वो तुम्हारे आयतन में यहाँ पर क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। देखो जब हमने समतापीय पढ़ा था तो उसमें तुम्हारा ताप तो क्या होता था, स्थिर होता था, लेकिन दाब और आयतन बदल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दाब स्थिर है लेकिन यहाँ पर ताप और आयतन बदल सकते हैं। तो राइट टाइम करो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, देखो तीसरा सम आयतनीय प्रक्रम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हम समतापीय पढ़ रहे थे तो वहां पर तुम्हारा ताप समान हुआ करता था, या तुम्हारा ताप स्थिर हुआ करता था। फिर हमने समदाबीय पढ़ा तो वहां पर हमारा दाब स्थिर हुआ करता था। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सम आयतनीय। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, जब एक निकाय से, जब तुम्हारा क्या है, सॉरी जब तुम्हारा निकाय है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। तो उस टाइम पर उसका आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है, या फिर तुम्हारा एक स्थिर आयतन होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे स्थिर आयतन पर वो परिवर्तन होता है। तो ऐसा प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है, सम आयतनीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, देखो एक्चुअली देखो यहाँ पर तुम्हारे ताप और दाब है वो परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम वॉल्यूम की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम तो क्या है, स्थिर है। दूसरी बात देखो यहाँ पर बंद पात्र में होने वाले सभी प्रक्रम तुम्हारे क्या होते हैं, सम आयतनीय। अब देखो तुम्हें पता है, अगर मैं बोतल के अंदर अगर पानी को भर दूं, ठीक है, तो उस बोतल से पानी बाहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उसको बंद कर दिया बिल्कुल, ठीक है। तो उसके अंदर उसका आयतन क्या रहेगा, समान ही रहेगा ना, क्लियर है ना, है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में बंद पात्र में होने वाले तुम्हारे सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं, समायतनीय प्रक्रम कहलाते हैं। और देखो समायतनीय प्रक्रम होगा उसमें तुम्हारा v कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो तुम्हारा वहां पर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर डेल्टा v इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा देखो v2 माइनस v1 करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, समान ही आएगी, ठीक है, यानी तुम्हारी 0 आएगी। जैसे मान चलो पहले टाइम पर तुम्हारा वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, सेकंड टाइम पर भी कितना था, 1 लीटर, तो 1 लीटर माइनस 1 लीटर करेंगे तुम्हारा कितना आएगा आंसर, 0, ठीक है। अब देखो तुम्हारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो सम आयनिक प्रक्रम में किए गए कार्य का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली तुम्हारा देखो आंसर हम इसका लिख सकते हैं कि देखो W बराबर हो जाएगा अपना P इंटू डेल्टा V, ठीक है। ये भी आप आगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या बोला है, W का वैल्यू, तो देखो P इंटू डेल V। अब देखो डेल V की वैल्यू अपनी क्या होती है, 0, तो यहाँ पर 0, तो तुम्हारा W भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो इसका आंसर आएगा 0, क्लियर। तो राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट अगले प्रक्रम पर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो अब है हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। तो देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, देखो इसमें तुम्हारा निकाय तथा परिवेश के मध्य में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि हमारा देखो जो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में होता था, तो वही सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में तुम्हारे निकाय के ताप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे तुम्हारे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम में, ठीक है, या प्रक्रम होने पर निकाय का ताप बढ़ता है, ठीक है, तथा तुम्हारे ऊष्मा शोषी प्रक्रम होने पर तुम्हारे निकाय के ताप में कमी होती है। तो मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि तुम्हारे देखो ये निकाय है, निकाय में तुम्हारा ताप में परिवर्तन है, ठीक है। तो तुम्हारा जब तुम्हारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो तुम्हारा क्या होगा, घटेगा, और ऊष्मा क्षेपी होगी तो तुम्हारा ताप बढ़ेगा। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, जो Q है यानी ऊष्मा वो कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब वहां पर हमारा देखो पहले वाले समतापीय में हमारा डेल्टा T0 हुआ करता था, समतापीय में हमारा डेल्टा P0 हुआ करता था, और समदाबीय में हमारा समदाबीय में हमारा डेल्टा P0 हुआ करता था, और उसके बाद में हमारा कौन सा आया था,
सम आयतनीय, सम आयतनीय में हमारा डेल्टा वी यानी वॉल्यूम का डिफरेंस, ठीक है, वॉल्यूम का अंतर, वो हमारा 0 हुआ करता था। तो यहाँ पर आपका आ गया रद्दोष्म प्रक्रम, तो हमारे यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है, ऊष्मा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट और करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो लास्ट है अंतिम इसमें तुम्हारा प्रक्रम। तो देखो तुम्हारा चक्रीय प्रक्रम, देखो यदि तुम्हारा निकाय क्या है, बहुत सारे परिवर्तनों से होकर के गुजर रहा है, और फिर लास्ट में वो अपनी क्या करता है, पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। तो ये देख लो, यदि तुम्हारा निकाय विभिन्न क्रमागत परिवर्तनों से गुजरते हुए उन्हें अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो देखो इस प्रक्रम में क्या होता है, अपनी डेल्टा है तो डेल्टा ई, देखो डेल्टा है तुम्हारी क्या होती है, खुले, जैसे कोई तुम्हारा खुला पात्र है तो उसमें तुम्हारी उसकी बाह्य ऊर्जा होती है वो, ठीक है। और तुम्हारी डेल्टा जो ई होती है वो तुम्हारी कौन सी होती है, इसके अंदर तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा होती है, जो मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारी दोनों की दोनों यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पर 0 होती है, ठीक है, इनका डिफरेंस 0 होता है। अब देखो खुले पात्र की बात करें, मानते हो देखो कोई तुम्हारा क्या है परिवर्तन है, यहाँ पहले पॉइंट से हुआ दूसरे पॉइंट तक, तो फिर दूसरे पॉइंट से हुआ तीसरे पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बंद पात्र के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा मानते हो कोई पॉइंट 1 से गया 2 तक, 2 से गया 3 तक, और 3 से गया वापस 4 तक, सॉरी 3 से गया वापस 1 तक, ठीक है, ऐसे। ओके, 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ वो क्या एक्चुअली में सर का कॉल आ गया था, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो तुम्हारे खुले पात्र में क्या होता है, जैसे तुम्हारी पहली कंडीशन यहाँ थी, मतलब पहली स्थिति तुम्हारी यहाँ पर था निकाय, फिर उसके बाद में यहाँ पर परिवर्तन हुआ, दूसरी स्थिति में यहाँ पर, और तीसरी में यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में तुम्हारे यहाँ तक पहुंचने की वो कोशिश करेगा, यानी पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी सिचुएशन होगी बिल्कुल अलग अलग होगी, यहाँ पर तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, दूसरा बिंदु और तुम्हारा ये अंतिम बिंदु, तो तुम्हारा ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर ऐसे, ये प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था अलग अलग होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अवस्था बिंदु कर लो उसको, ठीक है, अंतिम अवस्था बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो राइट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हाँ, अब देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। इन दोनों की परिभाषा और उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 पॉइंट में मैं कवर किया हूँ इस चीज को। तो देखो सबसे पहली बात, देखो यदि तुम्हारे परिवर्तकों में जरा सा भी परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, तो निकाय में होने वाले परिवर्तन बिल्कुल विपरीत दिशा में होने लगते हैं, ठीक है, तथा निकाय को आसानी से पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, ठीक है। इसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। समझो, सपोज दैट, जैसे मान लो मैं जल को क्या कर दूं, गर्म कर दूं, ठीक है। सपोज दैट, मान लो मैं जल को ठंडा कर दूं तो वो तुम्हारे बर्फ में बदल जाएगा, और अगर मैं बर्फ को वापस से गर्म कर दूं, ठीक है, तो वो वापस से जल में बदल जाएगा। तो ये कैसा प्रक्रम हुआ, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। जबकि क्या होता है, देखो यदि परिवर्तकों में तुम्हारा जरा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो तुम्हारे निकाय में होने वाला परिवर्तन विपरीत दिशा में संपन्न ना हो, अर्थात निकाय में अपनी पूर्व अवस्था में, सॉरी, निकाय को अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सके, ऐसे प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान चलो हमने दूध को जमा दिया, उसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा छाछ डाल दिया, या फिर हमने कोई नींबू का रस डाल दिया, तो तुम्हारा वो क्या है, दूध से दही में बदल जाएगा। अब तुम दही को वापस से दूध में नहीं ला सकते, तो ये प्रक्रम कैसा हो जाएगा, तुम्हारे एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको वापस से तुम पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये प्रक्रम तुम्हारे देखो अत्यधिक सूक्ष्म पदों में धीरे धीरे संपन्न होते हैं, क्लियर। ये प्रक्रम तुम्हारे एक निश्चित समय में होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये प्रक्रम पूर्ण होने में तुम्हारे अनंत समय लेते हैं, जबकि तुम्हारे ये प्रक्रम होते हैं ये एक निश्चित समय में पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारे जो किए गए कार्य का जो मान है वो बहुत अधिकतम प्राप्त होता है, जबकि इसका मान तुम्हारा होता है अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं, पहले इसको राइट डाउन करो, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट, देखो अंकगणितीय
के लिए तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर मान दिए गए हैं, ठीक है, जो तुम्हारे को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम में आते हैं। तो देखो आर हमारे क्या होता है, गैस नियतांक होता है, जिसकी तुम्हारी देखो वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो आर इज इक्वल टू 0.314, ठीक है, सॉरी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, ठीक है। दूसरी बात देखो तुम्हारे आर की वैल्यू देखो 2 कैलोरी, ठीक है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरी बात देखो ये तुम्हारे केल्विन में है, ये सॉरी ये तुम्हारी कैलोरी में है, ये तुम्हारे जूल में है, ये तुम्हारे लीटर एटीएम मोल में है, ठीक है। दूसरी बात देखो 1 लीटर एटीएम का इक्वल टू होता है तुम्हारे देखो 24.2 कैलोरी, 1 लीटर एटीएम का मतलब होता है 101.3 जूल, जूल में ये होती है, कैलोरी में ये होती है। और 1 कैलोरी इक्वल तुम्हारा होता है 4.184 जूल, जो तुम्हारे लगभग बराबर होता है 4.2 जूल के, और 1 जूल इक्वल होता है 0.24 कैलोरी। क्लियर? हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक ऊष्माधारिता। देखो किसी भी निकाय या द्रव्य का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। मान लो देखो, मानो कि तुम्हारे किसी भी निकाय को ऊष्मा दिए जाने पर निकाय का जो ताप है वो तुम्हारे T1 से T2 हो जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा जो धारिता है हमारी, ठीक है, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान तुमने क्या किया, देखो तुमने किसी भी मतलब तुम्हारे क्या है, जिस तुम्हारे किसी भी निकाय है, ठीक है, उसको तुमने क्या किया, ऊष्मा दी, ठीक है। और जब तुम उसको ऊष्मा दोगे तो उसके निकाय के ताप में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखो हम धारिता को कैसे बोलते हैं, सी से। तो तुमने देखो उसकी ऊष्मा के लिए ऊष्मा उसकी क्या थी, क्यू, जो तुमको बता दिया था। तो तुमने उसको जब सॉरी ऊष्मा को तुमने क्या किया, सॉरी देखो जब तुमने उसकी ऊष्मा, जब तुमने उसके निकाय को जब ऊष्मा दी, तो जब तुम ऊष्मा दोगे तो तुम्हें पता है ऑब्वियसली बात है कि तुम्हारा टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर है ना? तो तुम्हें पता है जब तुम ऊष्मा दोगे तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो तुम्हारे मान चलो पहले उसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, T1 था, और फिर तुम्हारे बढ़ा करके T2 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस के T1, और तुम्हें पता है T2 माइनस के T1 बराबर क्या हो सकता है, तुम्हारा डेल्टा टी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा ना, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे ये तुम्हारा T2 हो गया था। तो देखो T2 माइनस के T1 करेंगे वो तुम्हारा डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो सांद्रता है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, ऊष्मा धारिता, सॉरी ऊष्मा धारिता, ठीक है। तो ऊष्मा धारिता सी इक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस के T1 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगी। क्लियर है ना? चलो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है। चलो राइट डाउन इट फास्ट, ठीक है। हाँ, अब देखो जो हमारा स्थिर आयतन होता है, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, देखो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखो QV अपॉन डेल्टा टी। अब देखो तुम्हें पता है चूंकि तुम्हारे तो QV जो होता है वो तुम्हारे किसके बराबर होता है, डेल्टा E के। तो मैं बोल सकता हूँ CV इज इक्वल टू, सी तुम्हारी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब तुम्हारे आयतन के लिए कितनी हो जाएगी, QV है, QV की वैल्यू किसके, डेल्टा E के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, स्थिर आयतन की बात कर ली मैंने, अगर मैं अब बात कर लूं स्थिर दाब की, ठीक है, ठीक है, स्थिर दाब। तो देखो स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता होगी, कितनी होगी, देखो CP। अब CP क्यों, प्रेशर, प्रेशर के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी हो जाएगा QP अपॉन डेल्टा टी। और तुम्हें पता है देखो जब स्थिर ताप, स्थिर जब दाब होता है तो तुम्हारे उस टाइम पर QP किसके बराबर होता है, डेल्टा H। क्योंकि तुम्हें पता है ना स्थिर दाब पर तुम्हारा क्या होता है, देखो खुलने के लिए तुम्हारा दाब होता है, तो उस टाइम पर तुम्हारा क्या होता है, जो डेल्टा H जो बाहरी ऊष्मा होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CP बराबर हो जाएगा, QP की वैल्यू है किसका रख दूंगा, डेल्टा H, तो डेल्टा H अपन हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें एक चीज और देख लो, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ये देखो तुम्हारी ऊष्मा है और ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा टी, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर। अगर मैं इसके किसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो देखो ये क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल, और तुम्हारा ये क्या नीचे टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। क्लियर है ना? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको जल्दी से फास्टली छाप लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, देखो विशिष्ट ऊष्मा धारिता, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे तुमने पिछला टॉपिक पढ़ा है सेम टू सेम वही। देखो यदि किसी निकाय में एक ही द्रव्य उपस्थित हो, ठीक है, तथा उसका जो भार है वो 1 ग्राम हो,
तो उसका ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसे हम उस निकाय की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो देखो C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर उसका भार दे रखा है, तो नीचे डेल्टा T इंटू एम, एम मतलब उसका मास और कर दो, गुणा और कर दो मास का। तो देखो Q अपॉन डेल्टा T इंटू वेट, W मतलब तुम्हारे यहाँ पर वेट होता है, ठीक है। तो तुम्हारी ये क्या हो जाएगी यहाँ पर ऊष्मा धारिता, किसके लिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाएगी, जो तुम्हारे 1 ग्राम का क्या हो मास हो, ठीक है। दूसरी बात है तुम्हारा मोलर ऊष्मा धारिता। अब देखो कुछ में कुछ नहीं, देखो एक मूल द्रव्य का तुम्हारा ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस निकाय की मोलर ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी मास की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मोल की, तो तुम्हारे यहाँ पर C मोलर इक्वल तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T, लेकिन यहाँ पर मोल की बात हो रही थी, इनटू तुम्हारा मोल हो जाएगा। मोल मतलब N, N मतलब नंबर ऑफ मोल, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पर N इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M। W यहाँ पर ग्राम में मात्रा होती है किसी भी पदार्थ की, नीचे तुम्हारा उसका होता है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मैं फॉर्मूला में चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा C मोलर इक्वल हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा T इंटू N, ठीक है। इसको राइट करो, फिर अपने एक दो इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर समझ में अपना चैप्टर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में कुछ नए टॉपिकों पर हम मूव करेंगे, ठीक है। चलो राइट डाउन करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अपना क्या है, मोलर ऊष्मा धारिता तथा तुम्हारी विशिष्ट ऊष्मा धारिता में संबंध है, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता, देखो मोलर ऊष्मा धारिता जो है वो होती है Q अपॉन डेल्टा T इंटू एन, एन यहाँ पर मोल को दिखाता है, और इक्वल में तो ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, मास, मास मतलब उसमें द्रव्यमान होता है। तो ये होती है Q अपॉन डेल्टा एम इंटू इंटू होता है एम। तो देखो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम। यही हमारा क्या है यहाँ पर संबंध है, ठीक है, क्या है संबंध है। बट मैं इसको और अगर सॉल्व करूं तो देखो तुम्हें पता होता है, देखो n इज इक्वल टू होता है W अपॉन कैपिटल M, लेकिन W तुम्हारे क्या होता है, मास ही तो होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और ये कैपिटल M होता है अपना अणु भार, ठीक है। तो मतलब इस n को कैसे लिख सकता हूं मैं, स्मॉल m अपॉन m, तो मैं इसको लिख सकता हूं देखो 1 अपॉन स्मॉल m अपॉन m कैपिटल M इज इक्वल टू तुम्हारे 1 अपॉन m। तो इस m को ऊपर लेके जाऊंगा तुम्हारे ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये कैपिटल M ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा M। तो देखो इस M से M खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल M इज इक्वल टू 1 बच जाएगा, मतलब तुम्हारे ये रिलेशन आ जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो विशिष्ट ऊष्मा धारिता था, तो तुम्हारे मोलर ऊष्मा धारिता है, इसकी इकाई याद करो, मतलब इसका यूनिट यानी इसका मात्रक। तो देखो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है Q अपॉन डेल्टा T इंटू एम, एम मतलब मास होता है। तो देखो Q को नापते हैं जूल में, यानी ऊष्मा तुम्हारे किस में नाप जाती है, जूल में। डेल्टा T तुम्हारा क्या टेम्परेचर, इसको केल्विन में, इंटू तुम्हारे ये क्या मास, मास को किलोग्राम में। तो इसको हम लिख सकते हैं जूल, केल्विन को ऊपर लेके जाएंगे इनवर्स, किलोग्राम को ऊपर ले जाएंगे इनवर्स। अगर इसको हम कैलोरी में निकालेंगे, देखो ये तुम्हारे कैलोरी में आ जाएगा, कैलोरी केल्विन तो केल्विन ही रहेगा, तो केल्विन इनवर्स, और तुम्हारी ये आ जाएगा ग्राम में, मास कितना आ जाएगा ग्राम में, तो इसको हम ग्राम इनवर्स, ठीक है। ऐसे हमारा ये मोलर ऊष्मा धारिता हो जाएगी। तो क्यू, क्यू किसमें हम जूल में, डेल्टा टी केल्विन में, एन, एन तुम्हारा मोल है, तो मोल इसको एन तुम्हारे क्या होते हैं, मोलर संख्या होती है, इसको मापते हैं मोल में, ठीक है। तो ये मोल हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तुम्हें पता है इनवर्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा कैलोरी में किलोग्राम सॉरी केल्विन इंटू तुम्हारा मोल हो जाएगा। मोल को इनको ऊपर लेके जाएंगे तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, कैल ये केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी इनकी क्या हो जाएंगी, यूनिट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, ठीक है। बट इसका एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई समझने वाला नहीं है, जैसे अगर तुमको मैं बोलूँ तो देखो तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान तुमको मैं बोल दूँ, जैसे तुम्हारे क्या, देखो एक ऊष्मा धारिता का मान है, ठीक है। देखो एक ऊष्मा धारिता है, उसका तुम्हारे क्या है, उसका तुम्हारा क्या है, मात्रा आश्रित गुण, ठीक है, कहलाता है। जैसे मान तुम्हारा ऊष्मा धारिता है, वो तुम्हारा क्या करता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, वो एक मात्रा आश्रित गुण कहलाता है, ठीक है। जबकि जो मोलर ऊष्मा धारिता होती है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाती है। तो क्या ये बात सत्य है, तो ये बात सत्य है, क्यों, क्योंकि देखो मैं तुमको ये चीज पहले पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने तुमको उनके अंतर दिखाए थे ना, और तुम्हारे द्रव्यमान, ये तुम्हारे क्या नाम है, प्रेशर, ठीक है। अगर उनको हम 2 भागों में डिवाइड करें तो कौन कौन सा आधा हो जाता है, कौन कौन सा आधा नहीं होता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग आप इसको समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मुझे लिखाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप आराम से इसको ये तक राइट डाउन करो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर कुछ और इसके अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू से बाय बाय, ओके।